हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो देरी किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकन पर प्रेस कीजिए और उसके बाद ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो हमने यहाँ तक ये देख लिया था, इससे आगे देखते हैं। लेट अस यूज़ द जीनोटाइप सिम्बल्स कैपिटल वाई फॉर डोमिनेंट येलो। ये कह रहे हैं कि आओ जो जीनोटाइप सिंबल कैपिटल वाई हम यूज़ करते हैं डोमिनेंट येलो कलर के लिए, क्योंकि डोमिनेंट कलर के लिए कैपिटल लेटर यूज होगा। ये तो हमने देख ही लिया था। तो कैपिटल वाई येलो के से उन्होंने उठा लिया और कैपिटल शब्द, कैपिटल लेटर जो है यूज कर रहे हैं, सॉरी शब्द नहीं लेटर, कैपिटल वाई लेटर यूज कर रहे हैं येलो के लिए, ठीक है, येलो सीड कलर। एंड स्मॉल वाई फॉर रिसेसिव ग्रीन, और इसी का जो था ग्रीन कलर था वो रिसेसिव था, उसके लिए स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिसेसिव ग्रीन सीड कलर, ठीक। कैपिटल आर फॉर राउंड शेप सीड्स, कैपिटल आर किसके लिए, जो गोल आकृति की बीज थी उसके लिए। एंड स्मॉल आर फॉर ब्रिंकल सीड टाइप। द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट कैन देन बी रिटन एज कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इसका मतलब क्या है, कैपिटल आर है मतलब ये एक तरीके से प्योर राउंड है। कैपिटल वाई मतलब प्योर येलो है, ठीक है। और उसका दूसरा पेरेंट का क्या है जीनोटाइप, उसका क्योंकि दो करैक्टर यहाँ एक साथ लिए गए हैं ना, तो स्मॉल आर का क्या मतलब हो गया, मतलब ब्रिंकल सीड, और स्मॉल वाई का क्या मतलब हो गया, ग्रीन। तो मतलब एक जो पेरेंट था वो पूरी तरीके से रिसेसिव करैक्टर लिए हुए था दो, और जो एक पेरेंट था वो दोनों करैक्टर डोमिनेंट वाले लिए हुए था, ठीक है, मतलब डोमिनेंट वाले ट्रेट लिए हुए था। द क्रॉस बिटवीन द टू प्लांट्स कैन बी रिटन डाउन एज इन फिगर 5.7 फिगर में दिखाया गया, वो हम अभी डिटेल में देख लेंगे। शोइंग द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट प्लांट्स, पेरेंट प्लांट्स के जीनोटाइप दिखाए गए हैं। द गैमेट्स कैपिटल आर कैपिटल वाई। अरे सिंपल सी बात है, गैमेट का क्या मतलब होता है, 50% उसमें से हटा लेते हैं। तो देखो ये है पेरेंट, कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो दो कैपिटल आर है, इसमें से एक कैपिटल आर हटा लिया, ठीक है, और दो कैपिटल वाई में से एक कैपिटल वाई उठा लिया, तो ये हो गया गैमेट का जीनोटाइप, ठीक है। इस वाले पेरेंट के गैमेट का जीनोटाइप क्या होगा, दो स्मॉल आर है, उसमें एक स्मॉल आर से आया और एक स्मॉल वाई से आया, तो एक दूसरे वाले का क्या होगा, गैमेट का जीनोटाइप स्मॉल आर स्मॉल वाई। यूनाइट ऑन फर्टिलाइजेशन टू प्रोड्यूस दी F1 हाइब्रिड। ये जो है यूनाइट करते हैं ऑन फर्टिलाइजेशन होने पर टू प्रोड्यूस दी F1 हाइब्रिड। सिंपल सा मतलब है, ये जो है कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ और कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ इस प्रकार मिलकर के ये F1 हाइब्रिड ये बनाते हैं। अब देखो इसको देखने में तुम्हें क्या लग रहा है, खुद ही देखो, ये एक तरीके से तुम्हें लग रहा है कि ये हेट्रोजाइगस राउंड है, मतलब हमें देखने में सीड जो है कैसा लगेगा, राउंड दिखेगा, ठीक है। और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका मतलब क्या है, हेट्रोजाइगस, कलर में भी हेट्रोजाइगस मिला, तो कलर में देखने को कैसे मिलेगा येलो, क्योंकि हम जानते हैं कि डोमिनेंट करैक्टर रिसेसिव पर क्या हो गया ये डोमिनेंट हो गया, F1 पीढ़ी में ये मिला, बस उसी की तरह आ रहा है जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में थे। रिजल्ट पहले बता ही चुके हैं हम इसमें। वैन मेंडल सेल्फ हाइब्रिडाइज्ड, जब मेंडल ने सेल्फ हाइब्रिडाइज्ड कराया दी F1 प्लांट्स को आपस में, जैसा कि वो मोनोहाइब्रिड में करा रहे थे, ही फाउंड दैट 3/4 ऑफ द F2 प्लांट्स, मतलब 4 में से 3 F2 प्लांट कैसे निकले सेकंड जनरेशन के, हैड येलो सीड्स एंड 1/4 हैड ग्रीन। उसी तरीके से देखो 4 में से 3 हम डोमिनेंट वाला ट्रेट मिल रहा था ना, और 4 में से एक कैसा मिल रहा था, रिसेसिव वाला, भाई देखो मिल रहा है, कलर का हो गया। अब ऐसे देखो, द येलो एंड ग्रीन कलर सेग्रीगेट्स इन ए 3:1, अरे 3:1 ही तो होगा, और 3/4 अपॉन में 1/4 करेंगे तो 3:1 ही तो आएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। राउंड एंड ब्रिंकल्ड सीड शेप आल्सो सेग्रीगेटेड इन ए 3:1 रेशियो, मतलब जो राउंड और ब्रिंकेट मतलब सीड का शेप का था वो भी इसी तरीके से होगा। सिंपल सी बात है, वो अपनाना कि मोनोहाइब्रिड होगा तो वो भी 3:1 के केस में होगा, जस्ट लाइक इन ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस, उसी तरीके से जैसे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में होता था। दैट इज किसी भी एक करैक्टर का असॉर्टमेंट कैसे होगा, 3:1 ही होगा हमेशा, ठीक। तो इस तरीके से ये जो है मैं जो अलग से आपको एक पेज पे करके भी दिखाऊंगा, ठीक है, आगे आने वाली वीडियो में, चाहे इससे अगली वाली में चाहे उससे अगली वाली में, मतलब इससे दिखाऊंगा मैं अच्छे से करके, ठीक है, क्योंकि ये मैं बना के दिखाऊंगा। आगे आने वाला ये जो पूरा पन्नेट स्क्वायर टाइप का ये पूरा सब है, इसको बना के दिखाऊंगा इसलिए, और इसके क्वेश्चन जो आते हैं उनको कितने आसानी से हम सिंपल तरीके से कर सकते हैं, उसका भी मेरी कुछ सिंपल ट्रिक है। पूरा ये आपको बनाना नहीं पड़ेगा, आप कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए, कैसे भी आ जाए,
आप कर सकते हो। उस तरीके से मैं कुछ तरीके बताऊंगा आपको अलग से पेज ले करके, ठीक है। फिलहाल हम एनसीईआरटी वाला ये कवर कर रहे हैं, लेकिन वो भी एनसीईआरटी से रिलेटेड है, बस क्वेश्चन को आसानी से जल्दी से हो जाए कंसेप्चुअली, इसलिए मैं एक पेज पे करके पूरा दिखाऊंगा अच्छे से। फिलहाल हम ये देख लेते हैं, फिगर की बात यहाँ की गई है। तो फिगर 5.7 रिजल्ट्स ऑफ ए डाईहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस का ये रिजल्ट दिखाए गए हैं। वेयर दी टू पेरेंट्स डिफरेंट इन टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट। दो पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट का क्या मतलब हो गया, दो करेक्टर लिए गए हैं, क्योंकि ट्रेट 4 है ना। ट्रेट टू पेयर का मतलब क्या होगा, ट्रेट 4, और ट्रेट 4 करेक्टर कितने रहेंगे, 2। सीड कलर एंड सीड शेप, ये दो करेक्टर हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से चलो देख लेते हैं। देखो पी जनरेशन मतलब पेरेंटल जनरेशन, इसमें क्या हुआ देखो वही दिखाया जा रहा है। ये क्या राउंड येलो, प्योर राउंड है, प्योर येलो है, तो जीनोटाइप होगा कैपिटल आर, और इसके हिसाब से येलो के हिसाब से कैपिटल वाई। ये क्या है दूसरा पेरेंट, ये पूरी तरीके से हो जाएगा रिसेसिव है, ठीक है। तो ब्रिंकल्ड ग्रीन, देखो इसमें ये स्मॉल आर है, और ग्रीन की वजह से स्मॉल वाई होगा जीनोटाइप। अब इससे गैमेट जो आया, जैसा कि हमने थ्योरी में भी पढ़ा, इससे निकल गया कैपिटल आर कैपिटल वाई, जो गैमेट का जीनोटाइप होगा, और यहाँ से जो निकल के आया उसका जीनोटाइप क्या होगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इन दोनों को यूनाइट करके ये बना कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये कैसा हुआ, राउंड और येलो हो गया, मतलब ये हेटेरोजाइगस होगा, मतलब फिनोटाइप इसका राउंड और येलो दिख रहा होगा, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा, ये किस में प्राप्त हुई थी हमको, F1 जनरेशन में, पहली पीढ़ी में। अब इनकी सेल्फिंग करा दी, मतलब कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई की, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई से ही। तो इसमें देखो थोड़ा जब दो करेक्टर लिए गए ये थोड़ा बड़ा सा बनता है थोड़ा, ठीक है। इसमें थोड़ा 16 खाने आते हैं अंदर की तरफ। तो इसको भी मैं बनाने का तरीका बता दूंगा। बनाने का क्या, इसको आपको बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, उससे रिलेटेड सब क्वेश्चन हो जाएंगे, ऐसा तरीका मैं आपको बताऊंगा। बहरहाल ये कैसे बनाया, ये तो बस सिंपल उसी तरीके से बनाया है। जैसे देखो ये जो होता नहीं है, जैसे गैमेट इसके कितने आएंगे, तो गैमेट का फॉर्मूला होता है 2n। तो n का मतलब है समझो कि हेटेरोजाइगस कंडीशन, तो यहाँ कितनी हेटेरोजाइगस कंडीशन है, एक ही है, 2 है ना, तो n की वैल्यू होगी 2, तो 2 करेंगे तो 4 आएगा, मतलब 4 टाइप ऑफ गैमेट बनेंगे। मतलब टाइप ऑफ गैमेट निकालने का फॉर्मूला होता है 2n। यहाँ n क्या होती है, ऐसा मान लो कि नंबर ऑफ गड़बड़ जोड़ियाँ, तो गड़बड़ का मतलब हेटेरोजाइगस, तो यहाँ 2 ही है ना, 1 2, तो 2 करेंगे 4 आएगा। तो देखो 4 ये कैसा है, ये बने हैं 4, ठीक है। इसको देखो कैसे ध्यान रख सकते हैं, इस तरीके से याद रखने का एक तरीका है कि पहले तो देखो दोनों के बड़े बड़े एक साथ ले लिए, फिर एक का छोटा ले लिया, एक का बड़ा, फिर दूसरे वाले का बड़ा पहले ले लिया और छोटा बाद में लिख लिया, फिर दोनों के छोटे लिख लिए, ठीक है। तो इसमें ऐसे भी याद रख सकते हैं सिंपल भाषा में, बड़ा बड़ा, फिर छोटा बड़ा, बड़ा छोटा, फिर छोटा छोटा, ठीक है। ऐसे ध्यान में रख सकते हैं, ध्यान से। बड़े बड़े के बाद बड़ा छोटा ना लेकर छोटा बड़ा ले लिया है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब इनके कहने का मतलब चाहे कैपिटल आर स्मॉल वाई यहाँ ले लो और चाहे ये वाला इसकी जगह ले लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि थ्योरी में थोड़ा अलग हिसाब से लिखा है, बट थ्योरी में कैपिटल आर स्मॉल वाई दूसरे नंबर पर लिया गया, मतलब थ्योरी में उस हिसाब से रेशो लिखा है कि यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल वाई लिया जाए हो, मतलब दूसरे नंबर पर, मतलब ये वाला यहाँ रखा हुआ हो, लेकिन उससे रेशो पर भी कोई असर नहीं आएगा, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैंने बस इतना माइन्यूटली ये थोड़ा कर लिया, इसलिए आपको बता दिया, ठीक है। तो सिंपली यहाँ भी ऐसे बन जाएगा, लेफ्ट साइड में भी हम ये रख लूँ, ठीक है। ये 4 टाइप के गैमेट इधर बनेंगे, फीमेल गैमेट भी 4 टाइप के हो गए, और ये मेल गैमेट भी आपको 4 टाइप के हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर जो देखो अब इनका क्या किया, उसी हिसाब से मल्टीप्लाई कर देखो, एक इसमें कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसमें कैपिटल आर कैपिटल वाई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब सेम टाइप बारे हम एक साथ रख लेंगे, ठीक है। तो कैपिटल आर एक साथ रख लिया, इसमें भी कैपिटल वाई, इसमें कैपिटल वाई, ये रख लिया, ठीक है। तो इसका जीनोटाइप ये हो जाएगा। फिर इसमें क्या किया, इसका कैपिटल आर है, इसमें स्मॉल आर है, मतलब ये वाला जो है तो इसके लेफ्ट साइड ये है और ऊपर की तरफ टॉप पर ये है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर आ गया, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई आ गया। इसी तरीके से ये चारों का सबका कर लेंगे, लेकिन आपको ये भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे कि कितने 16 में से कितने या कितने में से कितने गैसे थे, किस टाइप के नेचर के थे, उसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल ट्रिक आपको बता दूंगा, जो आप बिल्कुल एकदम सेकंड में आंसर निकाल लिया करेंगे, ठीक है। पेज पे समझाऊंगा आपको अच्छे से। अब ये थोड़ा सा तिरछा बना दिया मैंने, ये कहना चाह रहा हूँ कि इस फिगर को अगर सीधा देखने के लिए बुक को 45 डिग्री लेफ्ट हैंड साइड घुमाओ, मतलब बुक जो है उसको 45 डिग्री लेफ्ट हैंड साइड घुमाओगे तो ये बिल्कुल क्लियर दिख जाएगा, ठीक है। जैसे ये बुक रखी हुई है,
45 डिग्री लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, तो इस हिसाब से दिखाओगे तो ये देखो सीधा ये होगा। ठीक है, कैसे कर सकते हो उससे कोई मतलब नहीं। फिनोटाइपिक रेशो क्या आएगा, देखो राउंड येलो, राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड ग्रीन का रेशो आता है 9:3:3:1। ठीक है, अब इसका क्या है, इसके कहने का मतलब ये टोटल जो है चार ऐसे जिसका मल्टीप्लाई करेंगे ये 16 खाने आते हैं। तो देखो इनका मतलब ये 16 है। देखो 9 और 3 कितना हो गया, 12, 12 और 3 15 और 1 16। 16 में से 9 ऐसे थे जो कि राउंड येलो मिले, 3 ऐसे थे राउंड ग्रीन मिले, 3 ऐसे थे ब्रिंकल्ड येलो मिले और 1 ऐसा था जो कि ब्रिंकल्ड ग्रीन मिला। मैं थ्योरी वाली बात जो बोल रहा था वो बस यही है। देखो थ्योरी में इसे इंटरचेंज कर दिया है, फर्स्ट प्रायोरिटी थ्योरी वाले को ही दें। 12th का जो रिफ्लेक्स में वो भी वही है, मतलब कहने का मतलब 12th में जो यूपी बोर्ड में पढ़ाया जाता है आपको वो भी वही दिया गया है, और थ्योरी में जो एनसीईआरटी की थ्योरी सीबीएसई बोर्ड की थ्योरी में लिखा हुआ वो भी वही लिखा है। लेकिन इसको इधर लिखने से इसको इधर लिखने से कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों का 3:3 है। तो 3:1 मतलब 3:3 है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बाकी ये जो है इसके में मैं कुछ तरीके बता दूंगा। जैसे इसको इस तरीके से है, जैसे ये 4 आप ऐसे खाने बनाएंगे तो इसमें अगर बीच बीच में से ऐसे करके ये करेंगे तो ये जो टिक पे जाएगा, टिक पे सीधा वो 4 ऐसे आएंगे जो इम्प्योर होंगे, मतलब हेटेरोजाइगस होंगे फॉर बोथ जीन के लिए। अब इस हिसाब का अगर हम टिक करते हैं तो इस वाली लाइनिंग पे जितने आएंगे वो 4 होंगे प्योर होमोजाइगस फॉर बोथ जीन। और इस प्रकार जो सर्कल में जितने आएंगे, जैसे मैंने ये सर्कल घुमाया है इस तरीके से, तो सर्कल में देखो ये आ गया, 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 ये आ गया। तो ये जो प्योर वाले होंगे, सर्कल वाले होंगे, वो होगा प्योर फॉर वन एंड इम्प्योर फॉर अदर। जैसे देखो कोई शेप देख सकते हो, देखो ये जो है कलर के लिए तो प्योर है, लेकिन शेप के लिए देखो इम्प्योर है, हेटेरोजाइगस है। ऐसे किसी भी रैंडमली आप देख लो जितना सर्कल पा रहा हो, देखो ये देखो क्या है, प्योर है, भले ही रिसेसिव वाला प्योर हो, ग्रीन हो, लेकिन है तो प्योर, और दूसरा वाला इम्प्योर। इसी तरीके से आप किसी को भी देख सकते हैं जो सर्कल पे आ रहे हैं। तो ये जो सर्कल वाले हैं वो कैसे हैं, प्योर फॉर वन एंड इम्प्योर फॉर अदर। तो इसकी भी मैं और भी तरीके बता दूंगा, इसके पेज पर अलग से बताऊंगा, चाहे आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, वहाँ मैं और अच्छे से बता दूंगा अगर आप ऐसे ध्यान ना रखना चाहें तो। अब देखो इसमें देखो जो रेशो जो आया है वो 9:3:3:1 कैसा आया है। देखो इसको इस तरीके से कर सकते हैं, देखो ये एक कलर के दिख रहे हैं आपको 9, देखो ये जो है देखो 4 ये हो गए, 3 ये हो गए 7 और 2 ये हैं 9 ये हैं। देखो एक मैंने ऐसा करके किया है, ऐसे देखो ऐसे करके ये हो गया। ठीक है, अब 2 ये ऐसे ये 2 ये हो गए, 9 ये हो गए। अब देखो 3 कैसे आए हैं, 3 ये इस तरीके से आए हैं। ठीक है, ये और ये करके 3 ये ऐसे आ गए, ये ऐसे 3 और 1 ये आपका ये बच्चा है। ठीक है, तो यही 9:3:3:1 बने। इसी तरीके से ये थोड़ा एनसीईआरटी वाले तिरछा करके बनाते हैं कि उनका ऐसा करके सीधे सीधे दिखते हैं। इन तीनों काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, बस जो मैं एक जो तरीका बताया तरीके से करो डाई हाइब्रिड क्रॉस के, मतलब जो मैंने तरीका बताया सारे क्वेश्चन हो जाएंगे यूनिट के शुरू में। जो पेज लगा उस पर ट्रिक है, तो वो पेज में दिखा करके या एक पे वाइट बोर्ड टाइप के करके उसको मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, छोटे से वाइट बोर्ड पे करके ये आपको समझा दूंगा अच्छे से, इसकी आप कोई टेंशन मत लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप के बनते हुए हैं। नंबर ऑफ स्क्वायर एंड नंबर ऑफ जाइगोट और नंबर ऑफ प्रोगोनी, ये कुछ भी पूछा जाए एक ही बात है, क्योंकि एक स्क्वायर 2 गैमेट का कॉम्बिनेशन होता है, ये तो लिखा होता है। एंड वी नो दैट उसी से जाइगोट बनता है एंड फिर उसी से प्रोजेनी बनती है। तो ये कुछ भी पूछा जाए, चाहे नंबर ऑफ स्क्वायर पूछा है, नंबर ऑफ जाइगोट पूछा है, चाहे नंबर ऑफ प्रोजेनी पूछा जाए, सब कैसे निकालेंगे 4 की पावर n। और टाइप ऑफ गैमेट के लिए फॉर्मूला क्या था 2 की पावर n, यहाँ क्या करेंगे 4 की पावर n। तो देखो यहाँ देखो निकालना चाहें देख के कितने स्क्वायर आएंगे, तो देखो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है, मतलब 2 करैक्टर के लिए गड़बड़ियाँ, तो n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा। देखो ये 16 ही तो है, 16 ही नंबर ऑफ स्क्वायर बने हैं, 16 ही नंबर ऑफ स्क्वायर बने हैं, 16 ये नंबर ऑफ जाइगोट पूछा जाए तब 16 नंबर ऑफ प्रोजेनी पूछा जाए, क्योंकि वही जाइगोट से तो प्रोजेनी बनेंगी। ठीक है,
तो ये भी हो गया आपको। इसका मैं पूरा न्यूमेरिकली पॉइंट ऑफ व्यू वो सिंपल करके अभी बताऊँगा, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी तो इतने टफ तरीके से दी थी, आंसर इतनी जल्दी आंसर आप नहीं ला सकते ऐसे। तो जो है फिर ये देखो डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं, थ्योरिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यही चीज़ इसका 5.3.1 में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक है। अब जो है इसको एक चीज़ और बोलते हैं, दूसरा नाम लॉ ऑफ फ्री रिकॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ फ्री रिकॉम्बिनेशन भी इसी को बोलते हैं। ये होल्ड गुड फॉर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के लिए ये गुड पाया जाता है, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम में नहीं, क्योंकि इनमें लिंकेज होती है। तो ये किसके लिए गुड माना जाता है? ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के लिए। तभी तो एक्सेप्शन बना लिंकेज का, लिंकेज का नहीं, इसका एक्सेप्शन है लिंकेज, क्योंकि लिंकेज पर ये रूल नहीं लगता था, ठीक है। तो इसका भी एक्सेप्शन है, क्या है? लिंकेज। तो मैंने बताया था, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस के कितने एक्सेप्शन थे? 2 थे, कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कोई भी एक्सेप्शन नहीं था। फिर ये तीसरा वाला था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसका भी एक एक्सेप्शन है। इसका एक्सेप्शन क्या है? केवल एक लिंकेज इसका एक्सेप्शन है। लिंकेज में ही तो ये 9:3:3:1 नहीं आ पाया था, तो वही एक्सेप्शन हो गया था। तो वो देखो आगे पढ़ते हैं लिंकेज वाला केस आगे जब आएगा। पहले अब इस पर फोकस करते हैं। इन दी डाई हाइब्रिड प्रोसेस, जो चीज़ हमने पिछले उस पर फिगर में पढ़ी थी, वही डिटेल में हम थ्योरी में बताने जा रहे हैं। इन द डाई हाइब्रिड प्रोसेस फिगर 5.7, उसी फिगर की बात चल रही है। द फिनोटाइपिक राउंड येलो, ब्रिंकेड येलो, राउंड ग्रीन एंड व्रिंकल्ड ग्रीन। हिंदी वाले ऐसे समझना चाह सकते हैं, पीले गोल पीले झुर्रीदार, हरे गोल हरे झुर्रीदार। एपियर्ड इन द रेशो 9:3:1, ठीक है। 9:3:3:1। सच ए रेशो वाज ऑब्जर्व फॉर सेवरल पेयर्स। अब इस तरीके का जो रेशो था वो देखा गया भाई कई सारी जोड़ियों के लिए देखा गया, कई सारे पेयर्स ऑफ कैरेक्टर के लिए देखा गया। दैट मेंडल स्टडी, जो कि मेंडल ने स्टडी किया था। यहाँ तो केवल एक ही दिखाए, 2 ही दिखाए गए, ठीक है। लेकिन इन्होंने कई पेयर्स के लिए ऐसे कर करके देखा, यही निकल पाया हर बार। यहाँ तो बस 2 ही पेयर्स के लिए दो पेयर्स ऑफ ट्रेट लिए गए, मतलब 2 करैक्टर लिए गए हैं। इसी तरीके से और भी 2 करैक्टर करके डाइहाइब्रिड क्रॉस किए गए, तो सब में रेशो क्या आया? 9:3:3:1 निकल कर आया। देखो इसका भी फॉर्मूला वहाँ भी बता दूंगा, यहाँ थोड़ा थ्योरेटिकली बता दे रहा हूँ। जैसे फिनोटाइपिक रेशो का फॉर्मूला, फिनोटाइपिक रेशो क्या आएगा? फिनोटाइपिक रेशो का फॉर्मूला होता है 3:1 का की पावर n, ठीक है। अब n क्या है भाई? हेटेरोजाइगस कंडीशन। जैसे 3:1 की पावर, जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस ले रहे हैं, मोनो का मतलब 1 है, तो 3:1 में n की वैल्यू 1 होगी, तो 3:1 की पावर 1, तो क्या बस सिंपल 3:1 ही आएगा। लेकिन डाई हाइब्रिड क्रॉस के केस में हम देखना चाह रहे हैं फिनोटाइपिक रेशो क्या आएगा, तो 3 फॉर्मूला होता है फिनोटाइप का, नंबर ऑफ फिनोटाइप का, या रेशो फिनोटाइप का, नंबर मतलब रेशो फिनोटाइप का फॉर्मूला होता है 3:1 की पावर n। अब यहाँ डाई हाइब्रिड की कंडीशन, तो n की वैल्यू कितनी होगी? 2। हेटेरोजाइगस कंडीशन 2 है, ठीक है। तो 3:1 की पावर 2 हो गई, तो उनका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसको खोलेंगे, तो क्या निकल के आएगा? 9:3:3:1, ठीक है। ये आगे पूछा भी गया, ये सब निकल के आता है, ठीक है। क्योंकि 3:1 अरे वैसे ही कर लेना, जैसे मल्टीप्लाई नहीं करते हैं वैसे 3:1 एक ब्रैकेट में लिखना, दूसरे में 3:1। तो पहले 3 का दोनों में कर लेना, 3 3 जा 9 आएगा, फिर 3 1 जा 3 आएगा, फिर जो है 1 का करना, तो 1 3 जा 3 आ जाएगा, और फिर 1 1 जा 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आ जाएगा क्या? 9:3:3:1। और आगे ये मैं आपको लिख के भी दिखा दूँगा, ये मैं सोचना बस ऐसी हवा में बता रहा हूँ अभी, बस ये एनसीईआरटी लाइन ही चल रही, इसलिए उसको मैं पेज पे ये सब चीज़ें बताऊंगा, वहाँ सब लिखा हुआ है। द रेशो ऑफ 9:3:3:1, द रेशो ऑफ 9:3:3:1 कैन बी ड्राइव्ड एज ए कॉम्बिनेशन सीरीज ऑफ 3 येलो ग्रीन विथ 3 राउंड विथ 3 येलो रेशो 1 ग्रीन विथ 3 राउंड रेशो 1 ब्रिंकल्ड, वही जो अभी मैंने बताया था। दिस डेरिवेशन कैन बी रिटन एज फॉलोज। देखो ये दिखाया गया है, जो मैं अभी बता रहा था थियोरेटिकली।
देखो जो 3:1 है तो एक जो है सीड के शेप के बेसिस पर है। सीड का शेप का बेस है राउंड 3 राउंड ऑफ ब्रिंकल्ड का रेशो जो है 3 राउंड मतलब जो शेप का रेशो है राउंड ऑफ ब्रिंकल्ड का 3:1 है। ठीक है। और येलो ग्रीन जो मतलब शेप का रेशो है वही 3:1 है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 9:3:1 आता है। तो इसमें जो रेशो बनता है वो 9 कैसे आएंगे, राउंड येलो जो पिछले फिगर में देखा था बस वही है। 3 किसका बनेगा, ब्रिंकेंट येलो, और 3 कैसे आएंगे 16 में से राउंड ग्रीन, और 1 कैसे आएगा ब्रिंकेंट ग्रीन। तो यही हम देख सकते हैं बेस्ट अपॉन सच ऑब्जर्वेशन, इस प्रकार के ऑब्जर्वेशन को पे आधारित होकर ऑन डाइहाइब्रिड क्रॉसेस के क्रॉसेस बिटवीन प्लांट्स, बेस्ड अपॉन सच ऑब्जर्वेशन ऑन डाइहाइब्रिड क्रॉसेस बिटवीन प्लांट्स डिफरिंग इन 2 ट्रेट्स, जो 2 ट्रेट में अलग अलग हों। 2 ट्रेट्स बोला है ना, देखो ध्यान से देखो, 2 ट्रेट्स का मतलब 2 करैक्टर में अलग हों। ठीक है, ट्रेट्स बोला है, केवल ट्रेट नहीं, ट्रेट्स। ठीक है। मेंडल प्रपोज्ड सेकंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन, मेंडल ने इसको बोला था सेकंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन। जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को, मतलब मैं कह सकते हैं मेंडल के जो 2 नियम थे उनको उन्होंने रूल करके बोला था, जिनको आज प्रिंसिपल्स या लॉज बोलते हैं। अब इस वाले को इन्होंने खुद जो बोला था सेकंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन बोला था। इसको आज क्या कहते हैं, इसको आज कहते हैं दैट वी कॉल मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम बोलते हैं। हिंदी वाली भी समझ लीजिए। द लॉ स्टेट दैट, तो नियम क्या कहता है, द लॉ स्टेट दैट व्हेन 2 पेयर्स ऑफ ट्रेट आर कंबाइंड, ला ये नियम ये कहता है कि दैट व्हेन 2 पेयर्स ऑफ ट्रेट्स आर कंबाइंड, जब 2 पेयर्स ऑफ ट्रेट कंबाइन करते हैं इन हाइब्रिड में, तो सिग्रीगेशन ऑफ 1 पेयर्स ऑफ करैक्टर्स का, ठीक है, इज इंडिपेंडेंट होता है ऑफ द अदर पेयर्स ऑफ करैक्टर्स का। मतलब ये कह रहे हैं कि एक पेयर का जो सेग्रीगेशन होता है उसको दूसरे पेयर कैसे अलग हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं होता, वो अपना अलग होता है दूसरे वाले से डिफरेंटली रूप से, मतलब इंडिपेंडेंट होते हैं, उनका सेपरेशन उनके सेपरेशन से बिल्कुल डिफरेंट होता है। मतलब उन्हें, मतलब कहने का इंडिपेंडेंट होता है, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होता है। तभी तो कह रहे थे कि किसी भी करैक्टर का अगर इंडिपेंडेंटली भी कर रहे थे, एक साथ कर रहे थे, तभी रेशो वही बन रहा था ना। तो क्योंकि उससे दूसरे से कोई मतलब ही नहीं, चाहे उसको अलग करके देख लो तभी 3:1 आएगा, या फिर साथ में करके देख लो तभी भी एक करैक्टर का 3:1 ही मिल रहा था फिनोटाइपिक रेशो हमारे लिए। तो वो ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो है यहाँ से देखो जो बात मैंने बोली थी वही मैंने लिख दिया। पहले 2 को मेंडल ने रूल कहा, हमने आज लाया प्रिंसिपल कहा, वैसे ही मेंडल ने तीसरे वाले को सेकंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन बोला था। ठीक है, सेट ऑफ जनरलाइजेशन या सेकंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा, जैसे कि थ्योरी में अभी हमने पढ़ा था सेकंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन। या सेट ऑफ जनरलाइजेशन भी किया था क्योंकि उसमें तो उन्होंने ये दूसरा वाला बताया था, मेंडल प्रपोज्ड सेकंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन। ठीक है, उसके लिए सेकंड बोल दिया इन्होंने, क्योंकि पहले सेट ऑफ जनरलाइजेशन में एक तरीके से उन्होंने वो दोनों नियम दे दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वो मोनोहाइब्रिड के लिए थे। ये वाला जो दिया था, ये वाला जो था, ये वाला दे दिया था किसी भी डाइहाइब्रिड के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक हम देख सकते हैं सेकंड सेट ये सेट ऑफ जनरलाइजेशन कहा, जबकि हमने इसे ला ही कहा। ठीक है, हम जो कह रहे हैं इसको ला ही बोल रहे हैं। ठीक है, अब ये यहाँ तक हो गया था। तो यहाँ तक हो गया था करैक्टर्स। तो इससे आगे देखते हैं द पुन्नेट स्क्वायर कैन बी इफेक्टिवली, द पुन्नेट स्क्वायर कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड टू अंडरस्टैंड द इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन ऑफ द 2 पेयर्स ऑफ जीन्स। मतलब पुन्नेट स्क्वायर का यूज़ हम क्यों करते हैं, इसका यूज़ किया जाता है जो 2 पेयर्स ऑफ जीन्स थे उनके सेग्रीगेशन कैसे इंडिपेंडेंटली रूप से अलग होते हैं एक दूसरे से, इसी चीज़ को समझने के लिए। कब, ड्यूरिंग मियोसिस का समय, एंड द प्रोडक्शन ऑफ एक्स एंड पोलन, और जब प्रोडक्शन ऑफ एक्स का प्रोडक्शन होता है एंड पोलन का इन द F1 में, फिलियल 1 में,
कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई प्लांट, यही तो बन रहा था F1 में। कंसीडर दिस सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ जीन्स कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, ठीक है। 50% ऑफ द गैमेट्स हैव द जीन कैपिटल आर एंड द अदर 50% हैव स्मॉल आर। सिंपल सी बात है, दो में से एक ही तो है तो 50% ही तो है। नाउ बिसाइड्स ईच गैमेट्स हैविंग आइदर कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये कह रहे हैं अब जो है अतिरिक्त ईच गैमेट हैविंग आइदर कैपिटल आर स्मॉल आर रखने के बजाय इट शुड आल्सो हैव द एलील कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये कैपिटल वाई और स्मॉल वाई भी एलील रखेंगे। द इम्पोर्टेंट थिंग टू रिमेंबर हियर इज़ दैट, यहाँ पर जो याद रखने वाली बात है, देखो एनसीईआरटी जहाँ कहीं भी ऐसे बात बोलेगी, इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट, इट इज इम्पोर्टेंट टू रजिस्टर, द इम्पोर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, इसका मतलब बहुत ही हाईलाइटेड लाइन है, उसे एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो द इम्पोर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर हियर इज दैट सेग्रीगेशन ऑफ 50% ऑफ कैपिटल आर एंड 50% ऑफ स्मॉल आर इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द सेग्रीगेशन ऑफ 50% ऑफ कैपिटल वाई एंड 50% ऑफ स्मॉल वाई। इसी का तो ये बोलना चाह रहे थे। अभी जो इससे ऊपर मैंने लाइन पढ़ाई थी वही इन्होंने दूसरी भाषा में बोल दी। बात वही है कि एक करैक्टर में जो मतलब अलग अलग हो रहे हैं गैमेट, उनका दूसरे करैक्टर के अलग अलग जो गैमेट हो रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं, वो अपने अलग तरीके से होते हैं, वो अपने अलग एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करने करते। देयरफॉर 50% ऑफ द स्मॉल आर बेरिंग गैमेट, इसलिए 50% ऑफ द स्मॉल आर बेरिंग गैमेट हैज़ कैपिटल वाई एंड द अदर 50% हैज़ स्मॉल वाई। मतलब जितने आर हैं उसमें से 50% कैपिटल वाई के साथ होंगे जितने स्मॉल आर हैं, और आधे स्मॉल आर किसके साथ होंगे, स्मॉल वाई के साथ। सिमिलरली 50% ऑफ द कैपिटल आर, उसी प्रकार से 50% कैपिटल आर बेरिंग गैमेट्स हैज़ कैपिटल वाई, 50% कैपिटल वाई रखेंगे एंड अदर 50% हैज़ स्मॉल वाई, और 50% क्या रखेंगे, स्मॉल वाई रखेंगे। दस इस प्रकार देयर आर 4 जीनोटाइप ऑफ गैमेट्स, इस प्रकार देयर आर कितने होंगे, 4 जीनोटाइप ऑफ गैमेट, गैमेट की 4 जीनोटाइप हो गए, ठीक है। गैमेट के तो आप जानते ही ना, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई में कितने बनेंगे, 2 की पावर 2 4 बन जाएंगे। 4 टाइप्स ऑफ पोलेंस एंड 4 टाइप्स ऑफ एग बनेंगे। तो 4 टाइप्स आर, ये देखो निकाल के बनाई थी ना, बड़ा 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 छोटा, छोटा बड़ा और छोटा छोटा से बनाई थी, ठीक है। ऐसे आप कंसेप्चुअली देख रहे हैं तो ऐसे देख लो। एक बार दोनों कैपिटल वाई ले मतलब कैपिटल लेटर ले लेना, फिर एक बार मतलब उसका सीड का शेप का डोमिनेंट ले लेना, दूसरे का ब्रैकेट ले लेना। एक बार जो है शेप का रिसेसिव वाला ले लेना और कलर का डोमिनेंट वाले ले लेना। एक बार दोनों को रिसेसिव वाले ले लेना, मतलब दोनों स्मॉल स्मॉल। बस ये 4 टाइप के गैमेट बन जाते हैं। तभी तो बोला गया 4 टाइप गैमेट का मतलब क्या, 4 ही टाइप के पोलन, 4 ही टाइप के एक्स, ईच विद ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 25% और 1/4 ऑफ द टोटल गैमेट प्रोड्यूस्ड। अब 4 में से प्रत्येक एक एक टाइप का है ना, तो 25% की तो फ्रीक्वेंसी होगी, सिंपल सी बात है। व्हेन यू राइट डाउन द 4 टाइप्स ऑफ एक्स, जब आप 4 प्रकार के एक्स को एंड पोलन को लिखते हैं ऑन द 2 साइड्स ऑफ द पिन नोट स्क्वायर, जैसे कि पिछले हम कर चुके हैं, बस उसी का ये व्याख्यान कर रहे हैं। इट इज़ वेरी इजी टू ड्राइव द कंपोजिशन ऑफ द जाइगोट। अब जाइगोट का क्या कंपोजिशन होगा वो करना बड़ा आसान है, वही टॉप की और लेफ्ट वाले की मल्टीप्लाई करते गए, निकाल ही लेते हो, बना ही लेते हो। दैट गिव राइज टू दी F2 प्लांट्स, और उसके ये निकल कर के आते हैं 16 बुक आते हैं, F2 प्लांट आते हैं दूसरी जनरेशन के। फिगर 5.7। आल्दो देयर आर 16 स्क्वायर, यद्यप देयर आर 16 स्क्वायर, जो कि जो है 16 स्क्वायर है। हाउ मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीनोटाइप, कितने प्रकार के जीनोटाइप, आल्दो देयर आर 16 स्क्वायर है, हाउ मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ जीनोटाइप, इसमें पूछ रहा है कि जो 16 स्क्वायर है उसमें से कितने टाइप ऑफ जीनोटाइप होंगे एंड कितने टाइप ऑफ फिनोटाइप होंगे आर फॉर्म्ड, जो कि बनेंगे। नोट कीजिए कि देम डाउन इन द फॉर्मेट गिवन, ठीक है। तो देखो नंबर ऑफ जीनोटाइप कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ जीनोटाइप का फॉर्मूला होता है 3 की पावर n, ठीक है। तो यहाँ डाई हाइब्रिड क्रॉस है, मतलब नंबर ऑफ गड़बड़ जोड़ियाँ हेटेरोजाइगस कंडीशन कितनी, 2, तो n की वैल्यू 2 आ गई, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो गया। तो इस तरीके से 9 हो गया। अब ये भी देखो कैसे आएगा, उसी तरीके से आता है
जो जैसे फिनोटाइप का रेशो निकालना होता है तो 3:1 की पावर n फार्मूला होता है। ऐसे जीनोटाइप का रेशो निकालना होता है तो 1:2:1 की पावर n फार्मूला होता है। तो 1:2:1 की पावर n का मतलब 2 करेंगे तो ये निकल कर आता है 1:2:1 2:4:1 इस तरीके से। ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं 1:1 2:4:2 और 1:1, ठीक है। इस तरीके से ये होगा जीनोटाइप फाइंड ऑन F2 और देयर अनएक्सपेक्टेड फिनोटाइप। तो फिनोटाइप का रेशो फिनोटाइप का उसी तरीके से होता है 2 नंबर ऑफ गैमेट की तरह 2 मतलब 4, और ये मैं रेशो का बताई चुका हूँ 3:1 की पावर 2 करेंगे तो 9:3:1 निकल करके आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब हो चुका है, ठीक है। ये जो 25% है ये गैमेट की फ्रिक्वेंसी है, प्रोजेनी की नहीं, ठीक है। ये तो गैमेट की तो है, सिंपल सी बात है। 4 में से गैमेट ही तो 4 डिफरेंट टाइप बन रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से ये इतना हो गया। अब देखो ये भी थोड़ा समझ सकते हैं, ये इतना हो गया। ध्यान से गैमेट के जीनोटाइप 4 हैं बल्कि प्रोजेनी के जीनोटाइप 9 है, ये ध्यान रखना है। गैमेट की जीनोटाइप 4 हैं बल्कि प्रोजेनी की जीनोटाइप कितने हैं 9। अरे 9 नहीं होगा, ये 1:1 2:4:2 1:1 9 टाइप के हो गए ना, ठीक है। और इस तरीके से चूँकि गैमेट के जीनोटाइप मतलब सिंपल टाइप। ये लिंकेज वाले इसे बता ही दिया था। ये पोलन का मतलब मेल वाले हैं, वो बता ही दिया, सब कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सी बात है। ये ध्यान रखना मेल गैमेट वाले मेल गैमेट ना कहकर पोलेनी बोला गया, पोलेनी कहा है हर जगह मेंडल ने, ठीक है। तो ये इतना हो गया है। अब आगे थोड़ा ये भी समझ लो, चूँकि स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन है तो एलील होते हैं, तो कहीं जीन यूज़ कर लेते हैं लो तो कहीं एलील, सिंपल सी बात है। चूँकि सिंपल डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन हैं तो देखो एलील होते हैं तो कहीं जीन यूज़ कर सकते हैं तो कहीं एलील, एक ही बात है, ठीक है। तो ये सब जो हो गया इतना, यहाँ तक सब देख लिया था। हाँ यहाँ भी देख लो थोड़ा, ये जो मैंने जीन्स या जीन्स टर्म यूज़ किए हैं कभी कन्फ्यूजन होता है तो देखो चूँकि 2 जीन हो गए ना यहाँ ऑब्वियसली, तो 2 जीन हो गए तो जीन्स बोल ही सकते हैं। एंड अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ एलील तो जीन होते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं, है तो एक तरीक़ा से वो जीन ही ना, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन कोई तो एलील बोल देते हैं ना। जैसे ऐसे मान के चलो, ऐसा हाइट है प्लांट की, तो प्लांट की हाइट को कौन गवर्न कर रहे हैं तो ऐसा हम बोल देते हैं जीन। लेकिन हाइट में भी ऐसे बोलते हैं कि टॉल को कौन कर रहा है, ड्वार्फ को कौन कर रहा है, तो बोल देते हैं कि टॉल को एक तरीके का एलील कर रहा है, ड्वार्फ को रिसेसिव करेक्टर को दूसरे प्रकार का एलील, लेकिन वो रहेंगे तो जीन ही ना। तो ट्रेट के रेस्पेक्ट में एलील बोल देते हैं और करेक्टर के बेस पे जीन बोल देते हैं। तो बाकी जो है इससे आगे का समझते हैं 5.3.2 क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब जो आनुवांशिकता की क्रोमोसोमल थ्योरी क्या थी, आनुवांशिकता की क्रोमोसोमल थ्योरी क्या थी उसको समझते हैं। तो मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर। तो मेंडल ने अपना वर्क जो है पब्लिश किया था आनुवांशिकता पर, लक्षणों की आनुवांशिकता पर इन 1865 में। ध्यान से याद रखना, ये पूछा जा सकता है अपना वर्क कब पब्लिश किया लक्षणों की आनुवांशिकता पर, तो कब किया था 1865 में, 1865 में, ठीक है। ऐसे ध्यान रख सकते हैं 1665 में जो है डेड सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने, तो उसकी 200 साल बाद, कैसे ध्यान रख सकते हैं। बट फॉर सेवरल रीजन, लेकिन बहुत सारे कारणों से इट रिमेंस अनरिकॉग्नाइज्ड, लेकिन बहुत सारे कारणों की वजह से ये अनरिकॉग्नाइज्ड रहा, पहचाना नहीं जा सका टिल 1900 तक, ठीक है। 1900 तक कोई जान नहीं सका कि क्या था। तो बाकी बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आगे देखते हैं कि रीजन क्या रहे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ, ताकि सबको वीडियो का फ़ायदा मिल सके। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए।